नमस्ते दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे आश्रम व्यवस्था के बारे में। इसमें हमने पहले क्लास में ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में हमने पढ़ा। तो ब्रह्मचर्य का आरंभ 0 से 25 वर्ष माना जाता है। अब जैसे उनका शिक्षा अध्ययन का काम पूर्ण होने के पश्चात वह उनके बीच एक और संस्कार होती है जिसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, समावर्तन संस्कार मतलब जो उनकी शिक्षा अध्ययन की समय थी वह अब समाप्त हो चुका है। वह स्नातक की पढ़ाई कर चुका है। अब वह गृहस्थ आश्रम के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के लिए अब वह योग्य है। तो देखते हैं दूसरा जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम चारों आश्रम में सबसे इनको अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सभी आश्रमों का एक ये बेस होता है गृहस्थ आश्रम। इस विषय पे मनु ने कहा है कि जिस प्रकार सभी जीव वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम से ही जीवन प्राप्त करते हैं। तो आप जानते हैं कि जीव, कोई भी जीव हो, बिना हवा के या वायु के नहीं जिंदा रह सकता। ठीक उसी तरह जो गृहस्थ आश्रम है, इन्हीं से ही एक जीवन की प्राप्ति होती है। लेकिन चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जितने और 3 आश्रम हैं वे सभी स्वयं के लिए है। लेकिन गृहस्थ आश्रम समाज के लिए, परिवार के लिए यह आश्रम अपना योगदान देता है। और गृहस्थ आश्रम में वह सभी चीज़ें समाज के बीच परिवार के साथ रहते हुए, पुरुषार्थ करते हुए उन्हें जीने का अवसर देती है। इस आश्रम के 2 महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। पहला तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति। और दूसरा ऋणों से उऋण होना। यहाँ पे 5 ऋण के विषय में बताया गया है। देव ऋण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण, प्रीत ऋण, जीव ऋण से मुक्त होना है। तो गृहस्थ आश्रम में मुख्य 2 कर्तव्य दिखाई देते हैं। एक तो पुरुषार्थ करना, धर्म के काम करना। आप जानते हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो उसमें पति पत्नी एक साथ पूजा स्थल पे या धार्मिक कार्यों में बैठते हैं। अर्थ मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हमारे जीवन के लिए इकोनॉमिक चीज़ या आर्थिक स्थिति या धन की आवश्यकताएं, काम और मोक्ष की प्राप्ति। ऋण में देखते हैं तो 5 ऋण हमें मिलता है। ये इन 5 ऋणों से मुक्त होने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होते हैं। इसमें एक तो देव देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है, अतिथि का ऋण होता है और पितृ ऋण होता है, एक होता है जीव ऋण। इस तरह से फिर हम देखते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ का अर्थ वन की ओर प्रस्थान करना है। जब 25 से 50 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वह वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रारंभ करता है। इस आश्रम में व्यक्ति स्थानीय समूह को छोड़ करके जंगल में रहना शुरू कर देता है। एक कुटिया बना के रहता है।
इसमें चाहे तो वह अपने पत्नी को साथ में रख सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अकेला रहा करते थे। इस आश्रम का मुख्य जो कर्तव्य है वह इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। इसके लिए उसे सभी तरह की मोह माया को छोड़ करके सादा जीवन, पवित्र और सेवा युक्त जीवन बिताना पड़ता था। जंगल से जो प्राप्त फल हैं या वनस्पति है, इनको खाना, वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में पहनना, गर्मियों में या अग्नि के सामने बैठ करके तपस्या करना, इस तरह से वानप्रस्थ का मुख्य कार्य थे और वानप्रस्थ का जीवन इसी तरह से गुजरता था। अब 50 से जब उनके 75 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण होने के पश्चात वह संन्यास आश्रम में पहुंचता है। संन्यास आश्रम में यह पूरी रीति से एक वानप्रस्थ, यह कहना चाहिए तो अपने आप को सन्यासी के रूप में, जिससे संसार से या सांसारिक बंधनों से वह स्वतंत्र होकर के सभी इच्छाओं को वश में कर लेता है और 75 वर्ष के आयु हो जाने पर वह संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेता है। इस आश्रम का जो उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना या मोक्ष के पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति सब कुछ त्याग कर वह किसी एक स्थायी स्थान पर नहीं रहता है, न किसी वस्तु को अपने पास रखता है, यहाँ तक कि वह एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए या पुराने जीवन को याद नहीं करने के लिए अपना नाम भी बदल लेता है, जिससे उसका पिछले सांसारिक जीवन से कोई संबंध न रह जाए। सन्यासी जीवन निर्जनों स्थान में रहना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहना, भिक्षा मांग करके केवल दिन में एक बार भोजन करना और प्रत्येक कार्य समाज कल्याण की भावना से करना है। तो इस तरह से चारों आश्रमों का अलग अलग कर्तव्य और अलग अलग उनकी भूमिका रही। इन आश्रम व्यवस्था का समाज शास्त्र में क्या महत्व है? प्रश्न में आश्रम व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था का प्रकार बताते हुए या आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्री महत्व बताएं करके प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो समाजशास्त्री महत्व में केवल पॉइंट टू पॉइंट बस लिया है, इसके आगे एक्सप्लेन में थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, ताकि आपको जो है लिखने में या इस प्रश्न को समझने में आसानी हो। तो पहला समाजशास्त्री का जो महत्व है जीवन का समुचित विकास है। आपने पहले ही क्लास में सुना है कि जो आश्रम व्यवस्था है, इस व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य कहा जाए तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास है। तो जीवन का इसमें समुचित विकास तीनों, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक का विकास होता है। इसके लिए आश्रम व्यवस्था को अलग अलग 4 आश्रमों में बांटकर अलग अलग उम्र निर्धारित करते हुए उनके उस आश्रम में अलग अलग कर्तव्य को समाहित किया गया है, ताकि वह जिस आश्रम में प्रवेश करता है उसके अनुसार, उसके अनुरूप उनका व्यवहार हो, उनका जो सामाजिक कल्याण के दृष्टि से देखते हुए उनका विकास हो सके। फिर दूसरा, सामान्य कल्याण की भावना। जो भी आपने अभी देखा कि वानप्रस्थ आश्रम या फिर कहा जाए सन्यासी आश्रम है, तो मुख्य उन समयों में, उन अवस्थाओं में केवल वह समाज के कल्याण के लिए ही कार्य करता है, अपने लिए कुछ नहीं। सन्यासी जीवन, वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ में वह इंद्रियों को नियंत्रित करना
या नियंत्रित करने का प्रयास करता है, ताकि वह सन्यासी आश्रम में केवल मोक्ष के लिए अपने मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष के कार्यों को या पुरुषार्थ को पूरा किया जा सके। तो इस समय उनके मुख्य जो विकास का कार्य है वो समाज कल्याण की दृष्टि से आश्रम व्यवस्था की रचना की गई है, मानसिक विकास में सहायक है। जो आश्रम व्यवस्था है यह ध्यानाकर्षण, योगा और अपने आप को पवित्र या ईमानदारी या नैतिकता कैसे लाएं, इसके लिए वह अपने मानसिक ध्यान की ओर या ईश्वर की भक्ति में लगाए रहता है। ज्ञान का संचय तथा प्रसार, प्रत्येक आश्रम का अलग अलग उनके कर्तव्य में हमने देखा कि जब वह ब्रह्मचर्य आश्रम में पहुंचता है तो केवल ज्ञान अर्जित करने के लिए पहुंचता है। अब वह जो ज्ञान अर्जित किया है, ज्ञान प्राप्त किया है गुरुकुल में जाकर के, उस ज्ञान को समाज में प्रसार के रूप में वह गृहस्थ आश्रम में करता है, संन्यास आश्रम में करता है, वानप्रस्थ आश्रम में करता है। इन समय में जो ज्ञान उन्होंने ब्रह्मचार्य आश्रम गुरुकुल में प्राप्त किया है उसका समाज को, उस शिक्षा को या उस ज्ञान के जो उन्होंने संचय किया है उसको प्रसार करना। महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज में इन चारों आश्रमों का जो कर्तव्य है उसके आधार पे इन सभी एक व्यवस्था का होना समाज में महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से आश्रम व्यवस्था का हम समाजशास्त्री महत्व दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पे रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं। धन्यवाद।